एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट PYMCQs, जो हमारी नेट जेआरएफ की सफलता में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यह यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास आप सभी के लिए स्टार्ट करी जा रही है। जो भी अभ्यर्थी क्लास करना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नया चैनल है, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्योंकि पेपर फर्स्ट में क्या है कि जितना ज़्यादा आप PYMCQs लगाएंगे उतना ही आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, नीचे दो कथन दिए गए, और आपको बता दूं हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए, वैसे इंग्लिश में भी यहाँ पे है, बट हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली क्लास है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, कथन हमारा है कि प्लेटो स्थिर स्थिति वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है, स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है फिर घटती है। आप चाहे तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि प्लेटो वह अवधि है, प्लेटो वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्या ये दोनों सही हैं या इनमें से एक सही है गलत है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन, एक कथन सही है, दूसरा गलत है। स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है फिर घटती, ये गलत है। और फर्स्ट जो है आपका प्लेटो वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख सकते हैं, प्लेटो वह अवधि जिसमें अधिगम वक्र में कोई सुधार नहीं होता है, यह कथन सत्य है। और स्थिर स्थिति में अधिगम की दर पहले बढ़ती है फिर घटती है, यह कथन असत्य। वास्तव में इसका विपरीत होता है कि पहले घटती है फिर बढ़ती है। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाए आने वाले एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न हमारा, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये टीचिंग एप्टीट्यूड से, फर्स्ट जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगला जो क्वेश्चन है ये है हमारा हायर एजुकेशन से। आप लोग यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी? चार ऑप्शन है और चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, ज्ञान आयोग, यशपाल समिति। चारों को ही तैयार करना है। PYMCQs आपकी हेल्प कर सकते हैं इन ऑप्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे ये जो ज्ञान समिति है, ये ज्ञान कमीशन है जो इसने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। कोठारी आयोग कब आया था, राधाकृष्णन कब आया था, यशपाल समिति कब बनी थी, इनकी क्या जो है इनसे संबंधित इनकी जो विशेषता क्या है, इनसे संबंधित कौन से कार्य हैं, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नॉलेज कमीशन, भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान समाज में बदलना था। उच्च शिक्षा पर NKC की सिफारिशें 29 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की गई और NKC ने शिक्षा क्षेत्र, अनुसंधान, प्रयोगशालाओं और बौद्धिक संपदा कानून में सुधार के साथ 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। प्रश्न बन सकता है कि 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? तो नॉलेज कमीशन ने, जिसकी स्थापना हुई थी, स्थापना किया, जिसको प्रस्तुत किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा 2006 में। तो आपका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे
अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया तो इसको हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमने रीजनिंग से लिया है और जो भी क्वेश्चन है वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है कि कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं। कुछ पादप मांसाहारी जीव होते, इसके समतुल्य कौन सा होगा? कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, कोई भी मांसाहारी जीव पादप नहीं होता है, समतुल्य नहीं होगा। कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव होते हैं, यहाँ पे कहा गया मांसाहारी जीव होते हैं, तो भी नहीं होना चाहिए। कोई भी पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होता है। देखते हैं क्या सी सही जवाब होगा। उससे पहले हम डी ऑप्शन देखते हैं, कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं, तो डी भी नहीं होना चाहिए, सी सही जवाब होना चाहिए। तो यहाँ पे डी इन्होंने दिया है कि अच्छा, यहाँ पे हम क्वेश्चन को ही गलत पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, तो ये भी सी भी, कोई भी पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ की बात की। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मैंने थोड़ा सा मैं आंसर पढ़ने लगी, ऑप्शन पढ़ने लगी और मैं क्वेश्चन भूल गई कि कुछ पादप मांसाहारी जीव होते हैं, इसका समतुल्य होगा कुछ पादप गैर मांसाहारी जीव नहीं होते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है और इस समय जो आपका पेपर बन रहा है उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको तैयार करना आसान नहीं है, लेकिन PYMCQ से आप आसान कर सकते हो। यह कहा जाता है कि माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को वाक्य भी कहा जा सकता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा हमारा। यहाँ पे ए ऑप्शन, दोनों ही सही हैं। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट है यह तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी यदि आप चाहते कि आपका JRF हो। साथियों देखिए लगभग 10,000 लोग फॉर्म अप्लाई करें, 10,000 बता रहे हैं, 10 लाख लोग ठीक है, 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनमें से 50,000 लोग नेट क्वालिफाई करेंगे JRF के लिए। तो वही आपका, अब 50,000 का 2% निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने लोग JRF करेंगे। यदि आपको JRF लेना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट यह कहा जाता है कि एक माध्यम की विषय वस्तु अपने आप में अन्य माध्यम है। जिस तरह लिखित शब्द मुद्रण में विषय वस्तु है उसी तरह लेखन की विषय वस्तु को वाक्य स्पीच भी कहा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दोनों सत्य हो जाएंगे। अब धीरे धीरे जब क्लास बनाऊंगी, मैं क्लास बनाना स्टार्ट करूंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने क्लास बनाई नहीं थी, तो आप लोग समझ सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन जो है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए। एवरी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। आगे ऐसे ही आपको और क्लासेस मिलती रहेंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, जब समाज विज्ञानियों द्वारा प्रेक्षणों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो इसमें क्या आवश्यक होता है? जब समाज विज्ञानी द्वारा प्रेक्षणों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है तो इसमें क्या आवश्यक होगा? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। दृढ़ धारणा,
यथातथ्यता मतलब सटीकता, सीमित स्थितियाँ और प्राकल्पनाएं। तो यहाँ पे सटीकता होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी, यथातथ्यता होनी चाहिए। वी ऑप्शन इज राइट आंसर, सही बात है। आप समझेंगे इसको अगर, ठीक है। इसका एक्सप्लेन क्या ही किया जाए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, आपका टीचिंग से ही प्रश्न है। जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाएगा? जब प्रश्नों की एक नियत सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? संकलनात्मक साक्षात्कार, संरचित स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या फिर फॉर्मेटिव इंटरव्यू, या फिक्सेड क्वेश्चन इंटरव्यू। तो देखिए, जब सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जा रही तो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। क्या देखिए, निर्माणात्मक में क्या होता है, सुधार करने की बात की जाती है। सम्मेटिव जो होता है आपका, जो लास्ट में आपको ग्रेड दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होना चाहिए, वी ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं, सही जवाब हमारा वी ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक साक्षात्कार जहाँ एक मानकीकृत क्रम में प्रश्नों का एक सेट पूछा जाता है, संरचित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। समान प्रश्न पूछने से साक्षात्कारकर्ता द्वारा समीक्षा करने के लिए एक समान संदर्भ में समान प्रकार के उत्तर एकत्र करने में मदद मिलती है। एक संरचित साक्षात्कार आमतौर पर सांख्यिकीय जांच में प्रयोग किया जाता है और एक नियोजित अनुक्रम का पालन करता है तथा यह विषय से संबंधित सरल एवं समझने योग्य होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से सुनियोजित, है ना। विषय से संबंधित, सरल एवं समझने योग्य होता है। कुछ सामान्य प्रकार के संरचित साक्षात्कार आमने सामने साक्षात्कार, टेलीफोन साक्षात्कार तथा सर्वेक्षण साक्षात्कार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी छोटी छोटी क्लासेस में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलते रहेंगी, ठीक है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक करे मत जाइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। निम्नलिखित में से किसके आविर्भाव के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारक उत्तरदायी है? तो वी ऑप्शन इंटरैक्टिव मीडिया कल्चर, अंतरक्रियात्मक मीडिया संस्कृति। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस किस के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, ये सभी कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं। संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह किससे संबंधित है? ओरल, मौखिक माध्यम, पारंपरिक माध्यम, प्रसारण माध्यम, मुद्रण माध्यम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? प्रिंट मीडियम। संप्रेषण में स्थान पूर्वाग्रह किससे संबंधित है? तो प्रिंट मीडियम से संबंधित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा रिसर्च से, अनुसंधान से, शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्तापरक चरों में कूटबद्ध करना निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। थर्स्टोन मापनी, लिकर्ट मापनी, विभेदक मापनी, नामिक मापनी। शोध है प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्तापरक चरों में कूटबद्ध करना निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, नॉमिनल स्केल, नामिक मापनी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनका जो क्रम है, नामित, क्रमित, अंतरित, अनुपातिक। अगला प्रश्न यहाँ पे, अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं?
अधिगम के प्राथमिक नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या फिर लॉ ऑफ इफेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ए होना चाहिए, सी होना चाहिए और ई होना चाहिए। ए सी ई होना चाहिए सही जवाब, जो आपको वी ऑप्शन में दिख रहा है। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है, तब पूछा गया था इनमें से अधिगम के प्राथमिक नियम में नहीं आता है। अभ्यास का नियम आता है, तत्परता का नियम आता है, प्रभाव का नियम आता है, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो 15 मिनट की क्लास बन चुकी है, तो मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद है 10 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही आपको और भी क्लासेस मिलते रहेंगी। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।